हेलो एंड नमस्कार। अभी तुरंत ही विंटर सीजन जाड़े का सीजन ख़त्म हुआ है, लेकिन जाड़े में आप लोगों का मन करता होगा पहाड़ों पर जाने का, बर्फीले पहाड़ों की चोटियों को देखने का, आदि कलश, ओम पर्वत। लेकिन जाने में उस समय दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन की कमी होती है। लेकिन एक राज्य सरकार ने ये बीड़ा उठाया है, कैसे ये हम लोग देखते हैं। या फिर अभी अग्नि 5 मिसाइल जो MIRV टेक्नोलॉजी पर लॉन्च की गई है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो इसका फाइनल पॉइंट्स क्या है? या एक तरह का चावल, भारत में बहुत तरह का चावल उपजता है, तरह तरह के चावल उपजते हैं। बासमती है, उसना चावल है, सेमी बॉयल्ड है, पार बॉयल्ड, बहुत तरह का होता है और उसमें अलग अलग नाम है। गोविंद भोग है, जावा फूल है। तो कौन सा चावल कहाँ उपजता है, एक चावल के वैरायटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पुष्पक प्लेन का तो नाम हम लोगों ने सुना था, पुष्पक विमान रावण के पास जो था, लेकिन पुष्पक के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भारत में है अभी। वो क्या चीज़ के लिए रिलेटेड है, वो क्या चीज़ काम देखता है, वो किस सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इन सब सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं आज के करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के MCQ सेशन में। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली इंटर्ड इनटू ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ whom? भारत अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA एक कंट्री या एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ इंटर किया है, एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ? EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या EU यूरोपियन यूनियन, या चाइना कंट्री के साथ। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, EFTA। अब हम लोग ब्रीफ में जान लें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या। इसमें दो देशों या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में होता है कि हमारा यहाँ से आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट होगा या आपके यहाँ से जो इंपोर्ट होगा, उसमें हम लोग ड्यूटीज़ जो होगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह, उस पर रिबेट देंगे। उसको फेज मैनर में कैसे उसको रिड्यूस किया जाएगा, सो दैट कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सस्ता हो दोनों देशों के बीच। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। हमेशा भारत बहुत देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोचता है। अभी ब्रिटेन से भी बात चल रही है, तो बहुत देश के साथ वो करता है। अभी बहुत आप इंपोर्टेड गुड्स पाएंगे कि बहुत महंगा रहता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? उसको बहुत सारे ड्यूटीज़ लगे रहते हैं। तो जब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, तो उसमें वो ड्यूटीज़ वगैरह कम हो जाते हैं। तो भारत ने अभी EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ये एग्रीमेंट किया है। तो ये इसमें कौन कौन देश हैं? ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो यूरोप का है, यूरोपियन EFTA, इसमें 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। तो आइसलैंड और लिechtenstein से तो बहुत ज़्यादा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ट्रेड नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड, देखिए याद कीजिए, स्विट्जरलैंड की घड़ी, स्विट्जरलैंड का चॉकलेट्स, ये सब भारत में आता है तो इतना महंगा हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारे कस्टम ड्यूटी वगैरह लगे होते हैं। तो जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा ना, तो ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरह, तो इसमें आपको वहाँ की सामानें सस्ती मिलेंगी। वहाँ आप स्विस घड़ी पहन सकते हैं, स्विस चॉकलेट्स ले सकते हैं, वो सस्ती मिलेंगी। तो अचानक से नहीं होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये होता है। और ये करीब 16 साल तक ये डिस्कशन चला है, और इसमें अभी उम्मीद किया जा रहा है कि भारत करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में इसके चलते होगा। बहुत सारे देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए भी कतराते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से उसमें कमी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा भारत का ट्रेडिंग मामले में एक अच्छा स्टेप है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ वन द अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन दिस ईयर्स ऑस्कर्स? ऑस्कर अवार्ड की धूम रहती है हर साल, उसका इंतज़ार रहता है लोगों को। भारत की भी 1-2 फिल्म हर साल जाती है। अब भारत की बहुत कम फिल्में को उसमें अवार्ड मिला है। ये हॉलीवुड का बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है ऑस्कर। हॉलीवुड क्या कहिए, पूरे दुनिया का फिल्म से रिलेटेड ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो इस साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? अमेरिकन फिक्सन, ओपेनहाइमर, द होल्डओवर्स, या बारबी? तो इस साल का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को, ऑप्शन बी।
ओपेनहाइमर क्या है, ये एक फिल्म बनी थी ओपेनहाइमर, एटॉमिक बम जो बना था ना, एटम बम 1945 में, तो उसके आविष्कार करता थे ये ओपेनहाइमर एक तरह से, उन्हीं पर बेस करके ये फिल्म बनाई गई है। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में एक्चुअल न्यूक्लियर ब्लास्ट का सीन को फिल्माया गया है, उस तरह से ब्लास्ट करके फिल्माया गया। अब कितना फैक्ट है पता नहीं, लेकिन ये इसमें कहा जा रहा है। और ओपेनहाइमर इस बार 7 अवार्ड जीतने में सफल हुई है। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, ये सभी कैटेगरी में ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म मिला है। आप लोग को याद होगा फिल्म भारत में एक बनी थी, भारत के पर रिलेटेड थी, गांधी को 8 अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड, जिसमें बेन किंग्सले ने मेन भूमिका गांधी की निभाई थी। और अब तक का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा किस फिल्म का है जानते हैं? बेनहर को 11 फिल्म अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला था। 12 में नॉमिनेशन हुआ था और 11 में मिला था। तो इस साल का बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? तो ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश के पास है, ऑप्शन सी। यहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और कुशीनगर हम लोग जानते हैं बुद्धिस्ट सर्किट होने के चलते वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ विदेश से, खासकर बुद्धिस्ट कंट्री से बहुत लोग आते हैं। वाराणसी रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, यहाँ भी विदेश से बहुत लोग आते हैं। अयोध्या भी हाल ही में ओपन हुआ है और उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा मिला है, और लखनऊ ऑलरेडी पहले से है। तो किसी और राज्य में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में फैसिलिटीज़ क्या रहती हैं कि वहाँ कस्टम, वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट आप विदेश के लिए ले सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ आ सकती है। वहाँ कस्टम ऑफिशियल्स रहते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से आ रहा है तो उसकी जांच के लिए। तो ये सब फैसिलिटेशन वहाँ कराया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 5वां भी आ रहा है वहाँ। नोएडा में जो बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, वो भी यूपी में ही है, वो 5वां एयरपोर्ट होगा वहाँ का। हैटी रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ इन विच कॉन्टिनेंट? अभी हैती एक राज्य, स्टेट है, हैटी एक देश है, कंट्री। अभी उसके बारे में हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, अच्छा या बुरा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हर दिन न्यूज़ आ रहा है। तो ये हैटी किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका? तो ये नॉर्थ अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड के पास पड़ता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये इसलिए न्यूज़ में आ रहा है कि हैटी में एक चीज़ जानकर आपको ताजुब होगा कि वहाँ आर्मी नहीं है। वहाँ क्या होता था, हर 1-2 साल पर कू होता था, पलटवार, जिसके चलते वहाँ सत्ता पलट हो जाती थी। तो अल्टीमेटली वहाँ किया गया कि वहाँ आर्मी को ही हटा दिया गया। लेकिन आर्मी के हटने से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ये सब तो होता ही है, और वहाँ गैंग वॉर शुरू हो गया। डिफरेंट गैंग्स वहाँ ऑपरेट करते हैं। तो अभी वो गैंग वॉर, गैंग राइवलरी काफ़ी चल रही है वहाँ, इसके चलते वो कंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसीलिए हैटी आजकल काफ़ी न्यूज़ में छाया हुआ है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अग्नि 5 मिसाइल विथ MIRV टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली बीन टेस्टेड अंडर विच मिशन? MIRV मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो अग्नि 5 मिसाइल अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है भारत में। तो ये एक मिशन के अंतर्गत इसको छोड़ा गया है। तो उस मिशन का क्या नाम है? दिव्यास्त्र, अग्निबाण, तर्कस या त्रिशूल? तो इसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है, दिव्यास्त्र मिशन। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी है क्या, ये क्यों इतना चर्चा में है? ये नाम को आप डिसेमिनेट कीजिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें क्या है ना कि एक मिसाइल में ये जो है, इसमें तरह तरह के 5, 6, 7, 8 इस तरह के उसमें मिसाइल, इवन न्यूक्लियर मिसाइल्स को रखा जा सकेगा उस लॉन्च व्हीकल में। और वो क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सभी एक ही जगह गिरे, वो डिफरेंट जगह पे गिराया जा सकते हैं। एक मान लीजिए पॉइंट ए पर गिरा, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूसरे जगह पर उसको डायरेक्ट करके गिराया जा सकता है।
कोई ज़रूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में, दाएं बाएं दूसरे डायरेक्शन में भी गिराया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकेगा ये। और री एंट्री करने का इसमें कंट्रोल क्या है, इसका रेंज 5000 किलोमीटर्स का है, इसीलिए काफ़ी चर्चा में है। अभी उड़ीसा में जो बालासोर द्वीप है, जहाँ APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, वहीं से इसको लॉन्च किया गया, छोड़ा गया। और जैसे कि खबर आ रही है, जब छोड़ा गया तो चाइना का एक स्पाई शिप भी वहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया में गश्ती कर रहा था इसका डेटा कलेक्ट करने के लिए। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिव्यास्त्र मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी हाल ही में सरकार बनी है, शहबाज शरीफ जो हैं वहाँ के बने हैं प्रधानमंत्री, नवाज शरीफ के भाई। वहाँ की कैबिनेट भी अभी डिफरेंट मंत्री आए हैं उसमें। तो इस बार के वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, विदेश मंत्री कौन है पाकिस्तान के? मोहम्मद औरंगजेब, इशाक डार, बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। इनके बारे में खासियत क्या है मोहम्मद औरंगजेब के बारे में, कि वो वहाँ के जो हबीब बैंक है, सबसे बड़ा बैंक पाकिस्तान का माना जाता है, उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और पहले बहुत विदेशी बैंक में भी काम कर चुके हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शायद उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन नहीं, फॉरेन मिनिस्टर बने हैं बी इशाक डार। इशाक डार पहले पाकिस्तान के 4 बार फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। तो इस बार उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, इशाक डार को, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं। और बिलावल भुट्टो तो कोई मंत्री नहीं बने, और आसिफ अली जरदारी वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं अभी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वेयर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। भारत में एक अंडर सी, समुद्र के नीचे एक टनल अभी बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जापान वगैरह में अंडर सी टनल की बात होती है, सेंकेन जो कि बहुत बड़ा सी टनल है, लेकिन भारत भी इस दिशा में कदम उठाया है, अंडर सी टनल यहाँ बनाई गई है। अभी तुरंत हाल में उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये कहाँ, किस शहर में? चेन्नई, कोची, मुंबई या पुरी, ये सभी समुद्र के किनारे बसे हुए, लेकिन ये हुआ है ऑप्शन सी, मुंबई में। वहाँ वर्ली और मरीन ड्राइव के बीच में ये बनाया गया है, जो कि 10 मिनट में ही वो कवर कर लिया जाएगा। ये ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी कम होगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे और भी भारत तब इस दिशा में आगे बढ़ेगा, बहुत जगह हो सकता है बना है। इंग्लिश चैनल जो है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भी अंडर सी टनल बना हुआ है, बहुत जगहों पर बना हुआ है, लेकिन भारत में ये पहला है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जावा फूल, एन अरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस, इज ग्रोन प्राइमरली इन विच स्टेट। अभी हमने शुरू में कहा कि भारत में बहुत तरह के चावल की वेराइटीज़ हैं, तरह तरह के एरोमेटिक, रॉ, बहुत तरह के हैं। तो उसमें एक जावा फूल वैरायटी भी है, जो कि काफ़ी सुगंधित होता है। तो ये किन किन स्टेट में उगाया जाता है प्राइमरली? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड, कर्नाटका एंड केरला, उड़ीसा एंड बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसमें भी ज़्यादा ये छत्तीसगढ़ में होता है। जब एक था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश कहा जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इसका मेजर पोर्शन जो जावा फूल उपजाने का है वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश कुछ एरिया में भी है। तो जावा फूल अगर आप लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया तो इसको टेस्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ का और एक आध वैरायटी जैसे जीरा फूल वगैरह, वो भी काफ़ी नामी है वहाँ का, काला जीरा। तो ये सब बहुत एरोमेटिक, बहुत सुगंधित चावल होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। पुष्पक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज डेडिकेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ विच सर्विस। एक हमने पुष्पक विमान की बात की थी, लेकिन पुष्पक AI भारत में एक है इस तरह का। तो किस तरह की सर्विस को ये मैनेज करता है, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। इसको बहुत जगह इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज या ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक को संभालने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। ये सिग्नल्स जो होते हैं ना क्रॉसिंग वगैरह पर, वो ऑटोमेटिक ये मैनेज करता है। बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अपना लिया है और अभी ये इस पर काम कर रहा है कि जैसे किसी रूट में ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो वहाँ पर रेड लाइट ज़्यादा देर तक जलाएगा।
अगर किसी रोड में कम है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो कम देर तक जलेगा रेड, ग्रीन जल्दी होगा। तो ये सब मैनेजमेंट ये पुष्पक एआई कर रहा है और बहुत सारे स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ऑप्शन डी, ट्रैफिक मैनेजमेंट। विच स्टेट हैज सैंक्शनड हेलीकॉप्टर साइट सीइंग टूर्स ऑफ 2 सिग्निफिकेंट पीक्स, आदि कलश एंड ओम पर्वत? किस राज्य ने अभी हेलीकॉप्टर से साइट सीइंग टूर आदि कलश और ओम पर्वत के लिए शुरू की है, उसकी घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? ये उत्तराखंड इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। वहाँ टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए तरह तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तरह तरह से लोगों को कैसे फैसिलिटी, टूरिस्ट को कैसे फैसिलिटी दी जाए, कैसे उनको सहूलियत प्रदान किया जाए, उसके बारे में काम चल रहा है। तो ये अभी विंटर सीजन में, जो हमने शुरू में कहा कि विंटर सीजन में लोग जाना चाहते हैं, बर्फीले पहाड़ को देखना चाहते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो अभी हेलीकॉप्टर से ये देखने की सुविधा दी जा रही है। आदि कलश, जो कि कहा जाता है शैडो ऑफ कलश, कैलाश पर्वत है वो। तो आदि कलश और ओम पर्वत, ओम पर्वत के बारे में फेमस है कि वो बर्फ़ के सीजन में जो बर्फ़ उस पर गिरता है ना, तो ओम जैसा लिखा हुआ उस पर दूर से दिखाई पड़ता है, तो काफ़ी मनोहारी दृश्य होता है ये। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड ने इसको शुरू किया, ऑप्शन सी। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एज पर लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय सिप्री, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट? सिप्री एक रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल, स्टॉकहोम बेस्ड, स्वीडन में है स्टॉकहोम, वहाँ इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो उन लोगों का ये काम है हर साल डेटा रिलीज़ करना कि आर्म्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, बहुत तरह का चीज़ करते हैं, उसमें एक ये भी रिपोर्ट है। तो लेटेस्ट डेटा जो उनका रिलीज हुआ है उसमें सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर दुनिया का कौन सा देश है? चाइना, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान या इंडिया? तो ये इंडिया है। इंडिया 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो टोटल इंपोर्ट आर्म्स का हुआ है ना पूरे दुनिया में, उसका करीब करीब 10%, 9.8% टू बी प्रिसाइज, भारत ने इंपोर्ट किया है। ऐसे तो भारत अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भारत का जो ये लाइट ये है, प्लेन है, वो ये हेलीकॉप्टर्स, आर्म्स एंड अम्यूनिशन, ये सब का काफ़ी बाहर से, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब का ऑर्डर इंडिया को बाहर से काफ़ी मिल रहा है। भारत अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन आज के डेट में भी भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि यहाँ अभी उतना आर्म्स की फैसिलिटी नहीं है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसको बहुत तेज़ी से भी बढ़ाया जा रहा है, फिर भी अभी हम लोग इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। तो ये सही जवाब इसका है, ऑप्शन डी, इंडिया। नोटेड फिल्म एक्टर लेट दिलीप कुमार वॉज बॉर्न एट विच प्लेस? दिलीप कुमार से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं, भारतीय फिल्म जगत के स्तंभ, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, अभी लेटेस्ट अमिताभ बच्चन, ये लोग स्तंभ माने जाते हैं। उसमें भी दिलीप कुमार जो ट्रेजेडी किंग के नाम से विख्यात थे, 50-60 के दशक में इनकी तूती बोलती थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन से तो क्लियर है कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, चारों ऑप्शंस पाकिस्तान के हैं, पेशावर, लाहौर, कराची या बहावलपुर। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ हुआ था ये अभी, ये क्वेश्चन इसलिए भी है कि अभी हाल ही में वो चर्चा में भी है, किस लिए मैं बताता हूँ अभी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दिलीप कुमार का? ऑप्शन ए, पेशावर। पेशावर में उनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान के पेशावर में। यह अभी चर्चा में इसलिए है कि उनका जो जन्म स्थान है, जो वो घर जहाँ वो उनका जन्म हुआ था, उसको वहाँ माना जाता है कि एक नेशनल हेरिटेज है, पाकिस्तान में नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया गया उनके घर को। और दिलीप कुमार को वहाँ का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, निशान-ए-पाकिस्तान, वो भी दिया गया था। वो पाकिस्तान में भी उतने ही पॉपुलर थे जितने इंडिया में। तो उनका जो घर है ना, वो अभी रेन के चलते काफ़ी डैमेज हो गया, काफ़ी डैमेज हुआ है, इसीलिए वो चर्चा में था कि नेशनल हेरिटेज है वहाँ का, वहाँ इतना डैमेज हुआ है, गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेशावर। और राज कपूर का जन्म भी पाकिस्तान में ही हुआ था।
बहुत सारे हमारे फिल्म एक्टर्स हैं जिनका जन्म बाहर हुआ है। फिरोज खान अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। विच प्रिमिटिव ट्राइब इज नोन एज केरला केव पीपल? एक आदिम जनजाति है जिसको कि केरला केव पीपल, गुफा के पीपल लोगों के केरला केव पीपल के नाम से जाना जाता है। उनका नाम क्या है? मल्लू, कोवालम, चोलानैक्कम या तिरुअप्पन? तो ये देखिए सही जवाब इसका सी है, चोलानैक्कन। ये 50 साल पहले, आज के से करीब 50 साल पहले इनके बारे में पता चला है। और इनकी आबादी इतनी कम है, सिर्फ 400 से 500 के बीच में आज ये बचे हैं केरल में। अभी चर्चा में इसलिए ये आया है कि इन पर एक फिल्म बनाई जा रही है चोलानैक्कम ट्राइब पर। और उस फिल्म की खासियत क्या है कि उसमें जो हीरो वगैरह हैं, जो मेन हीरो क्या कहा जाए, जो लीड कैरेक्टर है वो इसी ट्राइब से लिए गए हैं। उन्हीं लोग से ये रोल करवाया गया है। रात का जो सीन है ना, रात का सीन वहाँ मसाल जला कर लिया गया है रियलिटी को दिखाने के लिए। तो ये चोलानैक्कम ट्राइब अभी हाल में इसलिए चर्चा में है और बहुत दिन से इनके बारे में पता भी नहीं था, 50 साल पहले ही पता चला है। काफ़ी इंटीरियर्स में कुछ गुफा में रहते हैं ये, और बहुत कम आबादी इनकी बची है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम RPTUAS रिसेंटली इन न्यूज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? अभी हाल ही में RPTUAS के बारे में न्यूज़ काफ़ी था, जिसका फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम। सुनने में बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो इसको लागू किया गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये स्कीम है क्या? इसमें है कि 500 करोड़ से कम के जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से कम का है, उनके लिए ये असिस्टेंस दिया जाएगा कि आप अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए आपको कुछ इंसेंटिव देगी, सब्सिडी देगी। उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी किया गया कि 50 करोड़ तक के इतना, 100 करोड़ तक के इतना, 500 करोड़ तक के इतना, 10%, 15%, 20% सब्सिडी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो सब छोटी कंपनियां जो हैं, एक तरह से 500 करोड़ के नीचे वाली, उनके पास उतने फंड नहीं है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, अपना क्वालिटी को और बढ़ाएं। देखिए भारत आज के डेट में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काफ़ी करता है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, इवन अमेरिका, यूरोप में करता है। लेकिन बहुत बार वो रिजेक्ट हो जाता है माल वहाँ जाकर, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने में दिक्कत होती है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कफ सिरप भेजा गया था कुछ कंट्रीज़ में, जहाँ की भारत से, वहाँ वो बच्चे उस कफ सिरप को खा के बीमार पड़ गए और कुछ मौत भी हो गई। तो क्वालिटी के कारण था वो। तो सरकार इससे कैसे इस चीज़ को अपग्रेड किया जाए, उनकी टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए इस स्कीम को लेकर आई है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी। महतारी वंदन योजना रिसेंटली इन न्यूज़ हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? अभी महतारी वंदन योजना की काफ़ी चर्चा है, तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो ये किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम या छत्तीसगढ़? तो इसको लागू करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी। इसमें है कि एलिजिबल, इसके लिए मैरिड वीमेन जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो मैरिड हों या डाइवोर्सी हों या फिर विडो हों, उनको क्या है कि 1000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू गवर्नमेंट उनको उनके अकाउंट में डायरेक्ट देगी पर मंथ। तो एक बहुत ही माने अच्छा कदम है उन तरह ऐसे महिलाओं जो किसी पर आश्रित नहीं हैं, एक तरह से कहिए कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, डाइवोर्स हो चुका है या विडो हैं वो, या मैरिड है तो भी एक गरीब तबके से आती हैं, तो उनके खाते में अलग से डीबीटी के थ्रू 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो ये लागू करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आई थिंक कि आज काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन ये रहा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।